संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय शुरू कर रहे हैं। थोड़ी सी हिंट दे देंगे, बाकी चीज़ें पीडीएफ में आपको जाएंगी। हिंट क्या देंगे मतलब आपको समझा देंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ होती है। कुछ चीज़ों की संरचनाएं कब बनी है, कब नहीं बनी है, उनके क्या उद्देश्य हैं, उनकी किस प्रयोजन से बनाई गई थी, है ना। किस संविधान में उनके किसी के बारे में लिखा है, कुछ के बारे में, कुछ के बारे में नहीं लिखा है, उस सब बारे में बात करें, ठीक है। और ये हो जाएगा। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आपका बाकी है। हाँ, उसमें क्या बोलते हैं, लोगों के प्रतिनिधि अधिनियम करके कुछ आया ना, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का, वो अलग से मेंशन है, तो उसके लिए एक अलग से क्लास रखेंगे मेरे ख्याल से आज। और अगर कल क्लास चलती है तो 2 क्लास में आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। विधायिका संबंधित जो भी समस्याएं हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी बात सुनना, ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, सबके पास नंबर है ही मेरा, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, कुछ पढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा राज्य के संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। आप लोगों को गई नहीं है ना पीडीएफ अभी, शायद दोनों की सिंगल पीडीएफ आई है ना आप लोगों को, संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों की एक ही पीडीएफ आई है ना आप लोगों को, तो ज्यादा डिटेल में नहीं है। हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये दोबारा वैसे आ गया। क्या करना होता है, रीनेम कर दीजिए। स्लो है क्या? अरे इतना हो जा रहा है वही के तो स्लो पास नहीं लेंगे। ठीक है, बेसिकली किस लिए गठित किया गया है, संवैधानिक निकाय की पहली बार बात करें। संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय में अंतर क्या है, सिंपल सा अंतर कि एक के बारे में संविधान में अच्छे से उल्लेख है और दूसरे के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में अगर उल्लेख नहीं है और वह बॉडी, वह निकाय भी बनाई गई है, इसका क्या तात्पर्य निकल के आता है? क्या संविधान निर्माता जो लोग थे, क्या उनके पास इतनी अकल नहीं थी कि सारी की सारी चीजें बना के जाएं? तब जरूरत नहीं रही उस समय की तात्कालिक आवश्यकताओं को, है ना, तात्कालिक आवश्यकताओं को ज्यादा जरूरी समझा गया। उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, तो उन्हें वरीयता क्रम में ऊपर रखा गया और उनके अनुसार चीजें बनाई गई। और कुछ चीजें आने वाली जनरेशन के लिए या आने वाली जनरेशन के द्वारा गठित पार्लियामेंट जो भी संसद रहेगी उसके ऊपर छोड़ दी गई। तो जो गैर संवैधानिक निकाय होते हैं वो कैसे बनते हैं फिर? हाँ, विधायिका कोई विधि बनाकर, कोई कानून बनाकर, कोई बिल पास करवा के हम गैर संवैधानिक निकाय बनाते हैं। इनका क्या दर्जा, क्या दोनों के दर्जे में अंतर है संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय में? हाँ, स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। क्या दोनों के दर्जे में अंतर है? संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकायों में किसका दर्जा ऊपर है? संवैधानिक कि गैर संवैधानिक? दोनों के दर्जे बराबर है। मेरी बात समझ आ गई कि ऐसे ही ये दोनों के दर्जे बराबर है कि दूसरा वाला भी कानून से बना है, और अगर बन गया है और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं हुआ, अगर बन चुका है उसके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, मतलब वो किसी भी तरह से मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है ना, तो विधि द्वारा स्थापित कोई भी निकाय वही दर्जा प्राप्त रहेगा जिसका जितना दर्जा संवैधानिक निकायों को प्राप्त है। पहली बात। दूसरी बात, हमने पहले बात क्या की थी, हमने बात की थी कि क्या उन्हें जरूरत नहीं पड़ रही थी या उनके दिमाग में नहीं गया? नहीं, उनके दिमाग में गया, और इसीलिए उन्होंने संसद को इतना शक्तिशाली बनने दिया कि जरूरत के समय पर अगर इस तरह के निकाय, इस तरह की बॉडीज बनानी पड़े तो वो संसद बना सके। क्या मेरी बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो संवैधानिक निकाय हैंडल होगा। संवैधानिक निकाय
संवैधानिक निकाय लिखोगे मुख्य रूप से संवैधानिक निकायों का गठन उन कार्यों को पूरा करने के लिए, उन कार्यों को थोड़ा तेज लिखेंगे हम लोग, है ना, उन कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है जिनमें निष्पक्षता, पारदर्शिता और सटीकता की आवश्यकता होती है। ठीक है। और संवैधानिक निकाय आगे हो गए, और संवैधानिक निकाय ना केवल अपनी शक्तियां बल्कि जिम्मेदारियां भी संविधान से या भारत के संविधान से प्राप्त कर रही है, ठीक है। संविधान या तो इसके आगे लिखिएगा, संविधान या तो इनकी संरचना संविधान या तो इनकी संरचना शक्तियां कौमा कार्य शक्तियां कौमा कार्य और कर्तव्यों को रेखांकित करता है या फिर उनके निर्माण को अनिवार्य करके उन्हें देश के शासन और प्रशासनिक ढांचे का मूलभूत हिस्सा बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब पहला संवैधानिक निकाय जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका डालेंगे चुनाव आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग बोल लीजिए, चुनाव आयोग बोल लीजिए, बात ठीक। किस अनुच्छेद में इसके बारे में व्याख्या दी हुई है? अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव के मतलब अनुच्छेद 324 से 329 में दिया है कि चुनाव आयोग किस प्रकार से चुनाव का संचालन देश में करवाएगा। 324 में क्या दिया हुआ है? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संचालन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंपी गई है और उसे किस रूप से किस प्रकार से करवाई जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करिएगा, जैसे देखिए हेडर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग।
चुनाव आयोग को एक संवैधानिक निकाय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किसके बारे में है? चुनाव आयोग की संरचना के बारे में और चुनाव आयोग के कार्य के बारे में। संरचना के बारे में नहीं है, असल में कार्य के बारे में ज्यादा है। संरचना के बारे में केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात की है शायद, मेरी बात समझ में, लेकिन कार्यों के बारे में ज्यादा है कि क्या कार्य, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन से उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा ऐसा आयोग। क्या मेरी बात समझ में आ गई? देखो, अब अगर यह बात नहीं भी दी हुई है, किसी की संरचना नहीं दी हुई है, क्यों नहीं दी गई है, क्या कारण है? ताकि देश को जैसे जरूरत हो, देश की जैसे जरूरत हो, जैसी जनसंख्या हो, जैसा आकार प्रकार हो, जैसा लोगों का व्यवहार हो, उसी के अनुसार उसकी संरचना में फेरबदल समय समय पर किया जा सके। क्या मेरी बात क्लियर है? बार बार फेरबदल करेंगे और संविधान में लिखा रहेगा तो क्या वो पॉसिबल है, संभव है? गैर संवैधानिक निकाय बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? कि वो ऐसे निकाय रहेंगे जिनमें बार बार चेंज बड़े आराम से कानून में परिवर्तन करके कह सके। उसके लिए अगर संविधान में उल्लिखित कर दिया जाएगा तो बार बार आर्टिकल 368 लगाना पड़ेगा, अनुच्छेद 368 का उपयोग करना पड़ेगा, और अनुच्छेद 368 का उपयोग करके अगर चेंज कर रहे होंगे तो एक बड़ी प्रोसेस हो जाएगी। लोकसभा राज्यसभा की कुछ सहमतियां बनेंगी, है ना, हो सकता है कहीं से विरोध आ जाए, आंतरिक विरोध आ जाए। मेरी बात सुन नहीं? तो इसी वजह से क्या किया गया है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, मैंने आपको समझाया था एक बार, इसके बारे में शायद उस दिन नीचे बात भी हुई थी थोड़ी सी, कि कई बार क्या होता है कि जो कानून बनाए जा रहे होते हैं वो किसी प्रकार से, किसी रूप से जो राज्यों के क्षेत्राधिकार है ना, उनके साथ इंटरफेयर कर रहे होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? उनकी जो सब्जेक्ट की जो स्टेट लिस्ट बनी हुई है, स्टेट लिस्ट समझते हैं ना, राज्यों की जो सूची बनी हुई है, उसमें जो विषय लिखे हुए हैं, उसमें जो राज्यों के विशेषाधिकार लिखे हुए हैं, उसके साथ कभी कभी दिक्कतें, छेड़खानी हो सकती है। क्या मेरी बात समझ? तो उससे बचने के लिए क्या होता है, उससे बचने के लिए अगर ऐसा कोई प्रावधान बन रहा है जो कि राज्यों में उल्लिखित, राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित है, तो पहले जो आधे राज्य है, जैसे 28 राज्य तो 14 राज्य या 15 राज्य, आधे राज्यों से अधिक यानी कितना हो गए? 15 राज्य। क्या मेरी बात क्लियर है? तो 15 राज्यों की सहमति के बाद ही कोई कानून बनाया जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी बात समझ में आ गई? तो एक तो वैसे प्रोसेस कठिन है, आसान नहीं है। एक तो वैसे ही ये प्रोसेस कठिन है, आसान नहीं है। दूसरा, अगर इसी बात पे संवैधानिक निकाय भी प्रॉपरली अगर हर एक संरचना बना दी गई, हर एक चीज, हर एक कर्तव्य और हर एक चीज पहले से डिटरमाइन या फिक्स कर दिया गया है ना, पहले से स्थापित कर दिया गया कि यही कार्य है, यही संरचना है, यही निकाय है, उनकी कार्य अवधि इतना है, उनका कार्य अवधि इतना रहेगा, तो ऐसे में मुश्किल हालात आ जाएंगे, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि देश में इतना सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो तो काम करेगी, और साथ ही साथ संवैधानिक निकाय को भी उसकी भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को उठानी पड़े एक तरह से, है ना। उसमें किसकी ड्यूटी है, किसकी नहीं है। 4 पोस्ट है तो ऐसा तो नहीं एक पोस्ट खाली जा रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि अगर बार बार अनावश्यक रूप से अनुच्छेद 368 का उपयोग किया जा रहा है तो क्या यह संविधान की मर्यादा के साथ, संविधान की गरिमा के साथ समझौता की जैसा नहीं है? भाई संविधान एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट की तरह, एक पवित्र दस्तावेज की तरह लिखा गया। मेरी बात समझ आ रही है? और उसमें अगर बार बार अनुच्छेद 368 का उपयोग करके बार बार चेंज करते रहोगे, बार बार एडिटिंग करते रहोगे, है ना, तो इसका संविधान निर्माता का मतलब ही क्या रह जाएगा? कुछ भी लिख दो फिर, अनुच्छेद 368 मिल गया है, अस्त्र मिल गया है, जहां मन करे वहां चलाओ। क्या मेरी बात समझ? तो इससे बचने के लिए क्या किया गया है? इससे बचने के लिए थोड़ा सा रूम दिया गया है, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ी सी जगह दी गई है, ताकि गैर संवैधानिक निकायों के बारे में पार्लियामेंट या संसद खुद से डिसीजन लेकर खुद से कुछ बना सके, जिसमें अगर फेरबदल करना हो, जिसमें अगर बदलते सामाजिक परिदृश्यों के अनुसार या राजनीतिक चुनौतियों के अनुसार या अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अनुसार कुछ अगर फेरबदल करना है, या उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं उसके अनुसार। आज के 50 साल पहले LGBTQ के राइट्स के बारे में ज्यादा लोग नहीं आते थे, है ना। मेरी बात सुन, गे पीपल या बाइसेक्सुअल, इस सब के राइट्स के बारे में कहीं कोई निकाय नहीं बना हुआ था। मेरी बात सुन, लेकिन अब वैसे भी निकाय बन रहे हैं जो उनके राइट्स की, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो हर एक चीज संविधान में लिखना संभव नहीं था, इसीलिए संसद को प्रॉपर रूम, प्रॉपर जगह दी गई
कि आपके पास इतनी शक्तियां हैं, आपकी स्वविवेक की शक्तियां हैं। अगर आप देखेंगे समाज में कोई बदलाव हो रहा है, समाज भी कैसा है, हमेशा एक ही तरह से रहेगा कि चेंज होता रहेगा, समय के साथ चेंज होता रहेगा ना। और बदलते हुए समाज के साथ अगर संविधान ना चेंज कर रहे तो भी गलत है, क्योंकि वो तो उस समाज के लिए लिखा गया था और आज नया समाज है। और अगर बार बार संविधान चेंज करना पड़ रहा है तो वो भी गलत है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इससे बचने के लिए क्या किया गया है, गैर संवैधानिक निकायों के लिए एक रूम छोड़ दिया गया है कि अगर संसद भी चाहे तो इस तरह के निकायों का गठन विधि के द्वारा स्थापित करके कर सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन में आर्टिकल 324 से 329 के बारे में इलेक्शन कमीशन में दिया हुआ है, जिसमें से अनुच्छेद 324 किसके बारे में है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधानसभा। नोट कर लिया सर? नोट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए अनुच्छेद 324 डैश करके लिखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा। धीरे धीरे बोल रहे हैं। राज्य विधानसभा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनावों का संचालन, ठीक है, के निर्वाचन का संचालन या चुनाव का संचालन, ठीक, के चुनाव का संचालन। कोई समस्या नहीं है? अब चुनाव के संचालन के बारे में लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है कि यह चुनाव कंडक्ट कैसे करवाया जाएगा, करवाया कैसे जाएगा। तो यह बात लिखी हुई है कि चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया और 2 अन्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करिएगा चुनाव आयोग, नोट कर लीजिए चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इसमें ये बताओ, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा है ना, क्या अन्य चुनाव आयुक्त से बड़ा होता है? यस सर, चुनाव हो सकता है सर, वो दूसरे को नियुक्त भी कर सकता है। नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त, हाँ नो डाउट वो चूज करता है, वो अन्य चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति में हेल्प करता है। वो बताएगा और रिकमेंड करेगा किसी चुनाव आयुक्त बनाना है, लेकिन फिर भी जब दूसरा आदमी चुनाव आयुक्त बन गया तो उसका दर्जा मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर ही हो गया। संविधान में तो नहीं बोलेंगे इसे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में है ना, इसे देखा है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका दर्जा जो है वो चुनाव आयुक्त के बराबर ही होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? लिखिएगा, लिखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा या अन्य चुनाव आयुक्त का दर्जा मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर ही होता है। बस मुख्य चुनाव आयुक्त पद में प्रथम माना जाता है, पद में प्रथम माना जाता है। आपके क्लास में एक कंपटीशन हुआ, कोई फर्स्ट आ गया तो क्या उसके लिए दूसरी कुर्सी ले आएंगे? इससे बैठा देंगे उसे? हाँ, फर्स्ट आ गया उससे बैठ जाओ, है ऐसा करेंगे क्या? नहीं ना, सबके बराबर ही तो बैठेगा। अरे बोलो, ठीक है? तो बस वही, सब बराबर है उसमें, ठीक है? अब लिखो जल्दी से इनकी नियुक्ति के बारे में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इनका कार्यकाल
और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो तक रहता है। समझ गए? ये चीज नहीं समझे? समझाओ। हाँ समझाओ। ठीक है। लेकिन सपोज 62 वर्ष की उम्र में आप में से कोई बन गया है मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन बन गया? मुख्य चुनाव आयुक्त बन गया है। तो अब ये जोड़ रहे होंगे आदित्य भैया जो है वो जोड़ रहे होंगे 62-68 वर्ष में आराम से रिटायर होंगे, है ना? बाल बच्चे समेत घूमने जाएंगे। मेरी बात समझेंगे नहीं है? ठीक है। लेकिन असल में इनका कार्यकाल 65 वर्ष का ही माना जाएगा। भले ही इन्होंने सर्व केवल 3 वर्ष किया, लेकिन फिर भी 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो भी पहले पड़ेगा उतनी ही अवधि तक इन्हें कार्य करना अलाउड रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अगला नोट करिएगा आगे। कार्य और शक्तियां लिखिएगा। पहला कार्य क्या है? चुनाव आयोग का चुनाव का संचालन लिख लीजिएगा। चुनाव का संचालन ये तो हमने लिखा ही, पूरा मत लिखिए, बस लिख दीजिए चुनाव का संचालन। दूसरा कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, आदर्श आचार संहिता, है ना? बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आदर्श आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता पता है ना? जी सर। कहते हैं चुनाव के पहले आचार संहिता लग गई है। क्या होता है? लग जाए आचार संहिता? उसमें सर कुछ नियम प्रावधान होते हैं। आचार संहिता असल में नियम प्रावधान नहीं है। असल में अपेक्षाएं हैं आपके व्यवहार की, आपके आचार की, कि आप फलाने पद के लिए लड़ रहे हैं। आपसे यह उम्मीद रखी जाती है कि आप आपसी निजता को खत्म, आपसी दुश्मनी को खत्म करके 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या करें? एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन या चुनाव प्रचार बंद कर दें। क्या मेरी बात क्लियर है? आचार संहिता आपसे यह अपेक्षा रखती है कि आप विपक्षी दल के खिलाफ या विपक्षी दल के लोगों के खिलाफ कोई अशोभनीय अमर्यादित टिप्पणी ना करें। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब इसका उल्लंघन होता रहता है आराम से, लेकिन यह अपेक्षा है। क्या मेरी बात क्लियर है? आचार संहिता है ना, कुछ नियमों और प्रावधानों का बेसिकली है तो नियम प्रावधान ही, लेकिन यह वह व्यवहार है जो कि आपसे उम्मीदवार के तौर पर चुनाव आयोग या फिर देश का संविधान या देश अपेक्षा रखता है कि आप किसी पद के लिए जा रहे हैं। अगर आप में इतना आचार विचार संस्कार नहीं है तो आप उस पद के योग्य नहीं है। और इसके आधार पर अगर आचार संहिता के किसी प्रावधान, किसी बड़े प्रावधान, सामान्य तौर पर होता नहीं है, लेकिन किसी बड़े प्रावधान का अगर उल्लंघन हो रहा है, अवहेलना हो रही है, तो उसके आधार पर आपकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करिएगा। देखिए, चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दल, चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता लागू की जाती है। आचार संहिता लागू की जाती है ना, जिसके अंतर्गत उम्मीदवारों या दलों के व्यवहार को नियंत्रण में रखने की कोशिश
नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाती है। ठीक है। और अवहेलना पर क्या हो सकता है? अवहेलना पर उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है, क्योंकि आचार संहिता किसने बनाई? इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने। और उम्मीदवारी भी कौन दे रहा है? चुनाव आयोग। क्या मेरी बात समझ में? ठीक है, अगला देखते हैं। अब चुनावी विवादों का समाधान कहां पर होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। क्या इसके खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं? जा सकते हैं। क्या न्यायिक समीक्षा का अधिकार है? एकदम। लिखिएगा, लिखिए चुनावी विवादों का समाधान, चुनावी विवादों का समाधान और उम्मीदवारों की अयोग्यता, उम्मीदवारों की योग्यता अयोग्यता, ऐसा लीजिएगा। उम्मीदवारों की योग्यता डैश अयोग्यता के मामले में निर्णय लेना चुनाव आयोग का काम है। के मामले में निर्णय लेना चुनाव आयोग का काम है। ठीक है। इसके अलावा और एक नाम है राजनीतिक दलों की मान्यता। लिखिएगा आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्रदान करना और संबंधित प्रावधानों का संचालन, ठीक है, किसका काम है? चुनाव आयोग का। क्या मतलब है इसका? राष्ट्रीय दल किसे बोलते हैं? देख कर आओगे, हेडिंग लिखोगे, होमवर्क छोटा सा होमवर्क लिखो। राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल के लिए कौन कौन सी शर्तें होती है वो देख कर आओगे। हाँ ठीक है, लेकिन आप देख के आओगे, सब लोग देख के आओगे एक बार। राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल, ठीक है। कब इलेक्शन कमीशन बोलता है कि फलाना दल जो है वो राष्ट्रीय दल है, कब बोलेगा राज्य स्तरीय दल है, और कब बोलेगा ये तो कोई छोटा मोटा दल है, तो राज्य स्तरीय भी नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि ये लगातार चेंज होता रहता है, इससे दलों की संख्या से कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि लगातार चेंज होता है। लेकिन फिर भी आपको एक पार्ट आपको पॉलिटी का और भी पढ़ना है ना, इसका नाम है पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। सुना आप लोगों ने? हाँ, मतलब आजादी के बाद की पॉलिटिक्स क्या रही है, मेरी बात में। तो उसमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती है। उसमें आप ये पढ़ेंगे, आप क्लास 12 एनसीईआरटी ले लीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 12 की जो है वो दो पार्ट में है, एक तो है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, और एक कौन सी है? पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो दोनों अगर वर्जन आप पढ़ लेंगे तो आपका मींस जो जीएस पार्ट 2 है वो शायद कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आगे बढ़ रहे हैं। महत्व लिखिएगा, महत्व लिखिए। महत्व बताइए तुम लोग को यार, महत्व क्या लिखा? लिखो, छोटा सा लिखोगे, लिखो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में निष्पक्ष, स्वतंत्र, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनावों का बेहद अधिक महत्व है। भाई भारत में कैसी डेमोक्रेसी है? मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, शायद सुना है, बहुत।
हाँ, बहुदलीय लोकतंत्र है हमारा। मेरी बात समझ? अब कोई एक दल का आदमी भी अगर फेमस हो गया, लेट अस सपोज कोई एक लीडर बड़ा फेमस हो गया, उसके नाम पे वोट जा रहे हैं, क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे में उस व्यवस्था के अंदर निष्पक्ष चुनाव करवाया जा सके, है ना, सही से चुनाव का संचालन हो, ऐसा ना हो जाए कि अधिकारी भी उन्हीं से प्रभावित होकर चुनाव करवाने लगे, ऐसा ना हो जाए, संस्थाएं अपना निष्पक्ष रूप, अपना स्वतंत्र रूप, अपनी सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता को गिरवी रख दे। ठीक है, इसके लिए चुनाव आयोग की बड़ी जरूरत है, और इसके लिए चुनाव आयोग को सीधा खड़ा रहने की बड़ी जरूरत, समझते हो ना? आजकल तुम बहुत सारी सब पढ़ते होगे, बहुत सारे न्यूज़ में बोलते हैं रीढ़ जो है, इस तरह की जो संवैधानिक संस्था उनमें रीढ़ की हड्डी ऐसी सीधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं सरकार को देखकर ऐसे झुक गए, सिजदा कर रहा है, वो सजदा पढ़े कि नहीं पढ़ा? सजदा, बलबन ने ना सजदा और पैबोस, है ना, पढ़ा, मेडिकल हिस्ट्री पढ़ ली होगी तुम लोगों ने, सजदा और पैबोस और नवरोज नहीं पढ़ा? चलो भाई आगे पढ़ोगे, बहुत सी चीजें आपको आगे पढ़नी, ठीक है? तो वो ऐसे ना करने लगे, सजदा पैबोस, सरकार को देख रहे तो सरकार झुक गए, आप ही माई बाप हो, है ना, आप ही सब संभालो। ऐसा नहीं, संवैधानिक संस्थाओं को इसीलिए संवैधानिक रूप से शक्तियां मिल रही है ना, ताकि गवर्नमेंट उन्हें ओवर पावर ना कर सके, ताकि गवर्नमेंट उन्हें डोमिनेट ना कर सके, ताकि उनका संवैधानिक वर्चस्व रहे, ताकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी राजनीतिक दल की आकांक्षाओं की पूर्ति का साधन महज बनकर ना रह जाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई समस्या तो नहीं है इसमें? चलो ठीक है, तो मेरे को पढ़ाते पढ़ाते हिंदी ठीक हो गई मुझे। लिखो, हेड लोगे नियंत्रक और महालेखा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या बोलते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा, कंट्रोलर है, कंट्रोलर मत लिख लीजिएगा, ठीक है? कंट्रोलर मतलब क्या होता है? वहां भी नियंत्रक लिखा हुआ है, तो नियंत्रण तो कंट्रोल ही होता है, तो बराबर ही चीज हो गई, कोई बात नहीं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका नाम आपने वैसे सुना होगा, कैग। कैग सुना है ना? क्यों इंपॉर्टेंट है कैग? ये सब सरकार के जो वित्तीय जो भी मतलब हाँ, सरकार ने जो भी बजट उठाया है ना, और जहां भी योजनाएं चलाई और जो भी स्कीम चलाई, उसमें जो बजट आवंटित है, क्या उसके अनुसार उसका उपयोग किया है या दुरुपयोग कर लिया है, या कहीं इधर उधर बजट किया, पैसे की इधर गलत तरह से निकासी कर ली? क्या मेरी बात क्लियर है? यह सारी जांचें, ये सारी रिपोर्टें कैग जो है वो इकट्ठा करता है और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, और राष्ट्रपति का दायित्व है कि वो उसे संसद के समक्ष रखे। मेरी बात सुन रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने उनका नाम सुना होगा जो कैग थे, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट को लीड हो गए, विनोद शर्मा, मुझे याद नहीं, विनोद शायद उनका नाम था, मुझे पूरा नाम याद है। कांग्रेस की गवर्नमेंट को अकेले लीड हो गए, लास्ट जो गवर्नमेंट थी 2014 के पहले वाली, उसे, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी कमियां, ये कोयले वाला भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी करके इतनी सारी कमियां निकाल के राष्ट्रपति के सामने रख दी, है ना, कि दबाव पड़ने लगा। राष्ट्रपति को संसद के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, दिखेगा कि बजट इतना आया है और सामान इतने का ही खरीदा गया। मेरी बात सुन, मम्मी ने तुम्हें 100 रुपए दिए और तुम 10 वाली मैगी लेकर के दिखा रहे हो, कह रहे हो खत्म हो गया। मेरी बात सुनाई कि नहीं है? तो गुस्सा होंगे ना? वही एकदम सेम बात कि बजट तो बहुत अच्छा खासा आया, लेकिन सब खत्म हो जा रहा था, तो फिर, है ना, विनोद शर्मा नाम था या कोई नाम था, मुझे आई डोंट रिमेंबर। अभी हाल ही में मैंने उनका नाम देखा है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन वाले में एक मेंबर भी, वन नेशन वन इलेक्शन, जिस कमीशन ने, जिस आयोग ने रिकमेंड किया है, सिफारिश किया है, किसकी अध्यक्षता में? रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, उसमें एक मेंबर के रूप में वो भी है जिनका मैं बात कर रहा हूँ। कैग पहले पूर्व कैग मेंबर थे वो। क्या मेरी बात क्लियर है? तो कैग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैग अगर अपने तरीके से काम करने लगा ना, है ना, तो फिर देश में सरकारें तक गिर सकती हैं, हिल सकती हैं। अगर मान लो सपोज राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल वो प्रस्तुत नहीं करने दे रहा है, तो कैग चला जाएगा मीडिया में, बोलेगा कि ये रिपोर्ट आई है, राष्ट्रपति को मैंने दी है, लेकिन बताइए करने दे रहे। मेरी बात सुने, बस उसे इतना भर कहना है, पूरा एकदम खलबली मच जाएगी, सरकार गिर जाएगी। क्या मेरी बात सुने? बवाली आदमी है, ठीक है, इससे पंगा नहीं ले सकते। कैग की स्थापना बहुत ही खतरनाक, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफिसर बोलते हैं इसे, ठीक है, लिख लीजिए इस बात को। सर्वाधिक शक्तिशाली पदों में से, सर्वाधिक शक्तिशाली अधिकारियों में से एक,
देश के सर्वाधिक शक्तिशाली अधिकारियों में से एक। हाँ ये ठीक है, देश के सर्व शक्तिशाली अधिकारियों में से एक किसके अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 148 से 151। नोट करना शुरू करेंगे। लिखिए, कैग की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अब मैं जब राष्ट्रपति बोल रहा हूं तो क्या मुझे यह बोलने की जरूरत है कि मंत्रिमंडल की सलाह, या समझ गए हो? समझ गए हो ना? राष्ट्रपति कुछ भी अपने मन से नहीं करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कुछ चीजें कर सकता है अपने मन से, लेकिन बाकी चीजें नहीं करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन कैग का चुनाव नहीं कर सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, हो सकता है अपने जीवन साथी का चुनाव भी मंत्री परिषद की सलाह से कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। देखो, हाँ इलेक्शन कमीशन का भी वही करेगा। हाँ, इलेक्शन कमीशन भाई तो निष्पक्ष कैसे रहेगा? नहीं, अरे वो बात सही है, लेकिन एक बार संवैधानिक पद पे पहुंच गए है ना, तब आप शक्तिशाली हो गए। ऐसे तो जो एनजेसी बनेगा, कहीं ना कहीं सरकार का रोल तो होता ही। मेरी बात सुनाई? सरकार के वर्चस्व को, उसकी डोमिनेंस को पूरी तरह से इस सिस्टम में जो अभी मौजूदा राजनीतिक ढांचा है उसमें उसे इग्नोर नहीं कर सकते है कहीं ना कहीं। मेरी बात सुनाई? चलो देखते हैं। एक बार संवैधानिक पद पर पहुंच गया ना, तब मुश्किल हो जाएगी। जैसे आपकी नियुक्ति किसके हस्ताक्षर से होती है? राष्ट्रपति। हाँ, अगर आईएएस आप बन गए, आपकी नियुक्ति नहीं, अगर आप आईएएस करें राष्ट्रपति से अच्छी बात है, सोच रखनी चाहिए। आपकी नियुक्ति किसके हस्ताक्षर से होगी? राष्ट्रपति। इसीलिए आपको हटाना आसान नहीं हो। कल को आए कोई भी बोले मंत्री क्या हट जाओ, ऐसे नहीं हट सकते तुम। मेरी बात सुन नहीं, क्योंकि आपकी नियुक्ति, और हटा दिया तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन टर्मिनेशन नहीं कर सकता है, हमेशा के लिए नहीं हटा सकता। मेरी बात सुनने आ गई? चलो, क्योंकि नियुक्ति बड़ा आदमी दे रहा है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से बड़ा आदमी कोई है? नहीं, संवैधानिक दर्जा में तो नहीं है, है ना? देखोगे, नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है। और कार्यकाल कितना है भैया? 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले। ठीक है, नोट करिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले कार्यकाल, 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले पड़ जाए। ठीक है, कैग की स्वतंत्रता, आगे नोट करिएगा, इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, कैग की स्वतंत्रता, कैग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उसकी सेवा समाप्ति पर, उसकी सेवा समाप्ति पर विशेष प्रावधान का संविधान में उल्लेख है। विशेष प्रावधान का संविधान में उल्लेख है। ठीक है, कैग को कैसे हटाते हैं? ऐसे ही नहीं हटा सकते। संवैधानिक पद पर आ गया, मजबूत आदमी हो गया वो। मेरी बात सुन रहे? कैसे हटाएंगे? संसद की सहमति से। जैसे इम्पीचमेंट कहते हैं, कई जगह लिखा हुआ है, लेकिन इम्पीचमेंट से बोलेंगे नहीं, महाभियोग नहीं बोलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? लिखेंगे, लिखिए, देखिए, कैग को संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति हटाया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के भांति हटाया जा सकता है। नोट कर लीजिए इसमें जल्दी से कार्य, जल्दी नोट करेंगे। कार्य क्या मेन क्या है? जो वित्तीय लेन देन है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं गवर्नमेंट के बीच में, है ना, वो उसका क्या करता है? ऑडिट, उसकी जांच, उसका परीक्षण करता है। नोट करोगे, लिखो कार्य, लिखोगे सरकार के सभी, सरकार के ब्रैकेट लिख लोगे, राज्य और केंद्र, केंद्र और राज्य, ब्रैकेट में केंद्र और राज्य, सरकार के सभी वित्तीय लेन देन, वित्तीय लेन देन, वित्तीय लेन देन
जांच करता है। सार्वजनिक संसाधन, कोयला, पेट्रोल, जो कुछ भी हमारे देश में पाया जा रहा है, खनिज, है ना, वो सब संसाधन का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि कर नहीं पाता है, लेकिन लिखा हुआ है कि सार्वजनिक संसाधन का कितना उपयोग हो रहा है, कितना नहीं उपयोग हो रहा है, इसकी भी जांच करता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं सार्वजनिक संसाधन तो सरकार ने ले रखा है, लेकिन सरकार के मंत्री उसका निजी उपयोग कर रहे हैं, ये सब की जांच करता है। लिखोगे सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग की जांच करता है। दूसरा पॉइंट, सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग की जांच करता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा। और कर रहा है, इसके अलावा हमारे यहाँ चलती है PSUs, बताया ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। भारत सरकार का या केंद्र सरकार का उपक्रम, क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार का उपक्रम। ये क्या होता है केंद्र सरकार का उपक्रम? इसमें सर नाम सुना है आपने? NTPC, NHPC, FCI, CWC, है ना, ये सब केंद्र सरकार की कंपनियों का नाम है। भेल, गेल, है ना, बहुत सेल, बहुत अच्छी बता चुका हूँ पहले से। भेल, गेल, सेल ये हो गया, इसके अलावा इसरो भी हो गया, इसके अलावा DRDO भी हो गया। ये सब क्या है? भारत सरकार की कंपनियां हैं। जैसे निजी कंपनियां काम करती हैं, इसके अंदर वैसे काम होता है, लेकिन उसमें हिस्सेदारी किसकी अधिक होती है? सरकार की। उसमें शेयर में, उसके प्रतिनिधित्व में, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, या उसकी शेयर की संख्या में, शेयर की वैल्यू में ज्यादा शेयर किसके पास है? भारत सरकार के पास है। क्या मेरी बात क्लियर है? काम निजी कंपनियों की तरह ये सब कर रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो वो सब जो भी ट्रांजैक्शन कर रही है, उनका भी वित्तीय लेन देन सब कौन चेक करेगा? कैग। कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट करिएगा, पहले ये सब कंपनियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन 1992-91 के बाद जो उदारीकरण, निजीकरण हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, उसके बाद से निजी कंपनियां ज्यादा हो रही हैं धीरे धीरे, और जो गवर्नमेंट सरकारी कंपनियां हो रही हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। क्या मेरी बात सुन आ रही है? आपने HMT का नाम सुना है? घड़ी का नाम है ना, HMT, वो भी एक तरह से क्या कंपनी थी? सरकारी कंपनी थी। आपने एम्बेसडर का नाम सुना है? एम्बेसडर कार, वो भी सरकारी कंपनी थी। मेरी बात सुन में, प्राइवेट निजी हाथों में नहीं छोड़ा गया था, इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि ये बोला गया कि निजी कंपनी संसाधनों का उपयोग करेगी, दुरुपयोग करेगी, और लोगों को सामान जो है वो बहुत महंगे सामान देगी। आपने सुना होगा राशन की दुकान में पहले साबुन, सब तेल सब मिलता था, अभी मिलता है, पहले साबुन छोटे मिलते थे, सुने कि नहीं? हर एक चीज राशन की दुकान में मिलती है ना, चीनी भी तो अभी मिलता है, चीनी और मिट्टी का तेल, उन दो चीजों के लिए मिली राशन की दुकान खुली थी। मेरी बात सुन में, अब राशन की दुकान में सब कुछ मिलता है, लेकिन पहले गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए साबुन मिलते थे। मेरी बात सुन में, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई बहुत सारी चीजें मिलती थी। तो पहले के समय में गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की कंपनीज के द्वारा बहुत सारी चीजें बनाती थी। अब धीरे धीरे उस चीज से पीछे हट गई है। अब कौन सी पॉलिसी चला रही है? शायद सुना हो पहले से, लेसे फेयर की पॉलिसी। लेसे फेयर सुना? लेसे फेयर का सिद्धांत। कैसी तैयारी कर रहे हो? पढ़ाई करो थोड़ा सा। लेसे फेयर की पॉलिसी मैं ये थोड़ा बताऊंगा, मैं इसका मेरा अपना कोर्स बाकी है। ये कह सकते हैं कि जो समाजवाद था उसका झुकाव धीरे धीरे उधर हो। हाँ, सही बात है। समाजवाद जो व्यवस्था थी उसका झुकाव कहीं ना कहीं रशिया के डिसइंटीग्रेट होने के बाद, रशिया के विघटन, USSR के विघटन के बाद कहीं ना कहीं उसका झुकाव हो गया। शुरुआत में भारत ने आजादी के बाद समाजवादी व्यवस्था की ओर अपना झुकाव दिखाया है। न केवल नेहरू के समय में बल्कि इंदिरा गांधी के समय में भी हमने देखा है कि अमेरिका के साथ हमारी धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी, दूरी बढ़ती जा रही थी, और हम भले ही अपने आप को कह रहे थे कि हम कैसे देश हैं, गुट निरपेक्ष राष्ट्र। सुना होगा इस सब के बारे में, गुट निरपेक्ष राष्ट्र भले ही हम क्लेम कर रहे थे, हम कह रहे थे, लेकिन पूरा वर्ल्ड हमें क्या समझता था? दोस्त तो उसी का है, रशिया का। मेरी बात समझ की नहीं है? अपने आप को बोलता है कि मैं निष्पक्ष हूँ, लेकिन दोस्त किसका है? रशिया का। यार USSR उस समय तो सोवियत रूस था, तो सोवियत रूस का दोस्त है, लेकिन सोवियत रूस के विघटन के बाद हमने अपनी दोस्तियां थोड़ी सी बदल ली, नए दोस्त बना लिए। रशिया को ब्लॉक नहीं किया है अभी, मेरी बात सुन में, लेकिन नए लोग को अपनी कॉन्टेक्ट शेयर कर दिया है, उनसे भी बातचीत हमारी चल रही है। ठीक है, जिधर से ज्यादा बेहतर प्रस्ताव रहेगा उधर की ओर हम झुकाव कर लेंगे। ये बोलते हैं राष्ट्रहित। दोस्ती के लिए वो नहीं चलाएंगे, हमारा दोस्त है ना, राष्ट्रहित के लिए सब करते हैं हम लोग। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो ठीक है, राष्ट्रहित के नाम पर क्या करना होता है ना।
चलो रिपोर्ट तैयार करना, देखो रिपोर्ट तैयार करना। संसद और विधानसभाओं, संसद और विधानसभाओं, संसद और विधानसभाओं को वार्षिक लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, को वार्षिक लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसमें सरकार के खर्च का विवरण, वार्षिक लेखा रिपोर्ट, वार्षिक लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसमें सरकार के खर्च का विवरण और संबंधित सुझाव दिए जाते हैं, संबंधित सुझाव दिए जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, महत्व नोट करिए, बस थोड़ा सा लिखिएगा, लिखिए। सर्वाधिक शक्तिशाली संवैधानिक पदों में से एक, सर्वाधिक शक्तिशाली संवैधानिक पदों में से एक, संवैधानिक पदों में से एक, स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है, स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है, जो कि सार्वजनिक संपत्तियों और परिसंपत्तियों, सार्वजनिक संपत्तियों, परिसंपत्तियों एवं सरकारी धन, एवं सरकारी धन, एवं सरकारी धन के दुरुपयोग, सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने एवं वित्तीय अनुशासन, वित्तीय अनुशासन, वित्तीय अनुशासन लाने एवं वित्तीय अनुशासन लाने में सहायक होती है ना? मैं मुख्य सहायक क्या बोलूं, मुख्य भूमिका निभाती है, ऐसे मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, अब लिखते हैं, जैसे तैयारी हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी। ठीक है, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? अनुच्छेद 315 से 323, नोट करिएगा। ये सब संवैधानिक निकाय के बारे में बात कर रहे हैं ना, तभी तो अनुच्छेद दिया हुआ है। ठीक, यूपीएससी, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 से 323, एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य। क्या लिखा हुआ है कितने सदस्य? क्या लिखा हुआ है कितने सदस्य? नहीं लिखा हुआ है। किसके द्वारा बोली जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा यानी बोला जा रहा है, यानी असल में बात कौन बोल रहा है? मंत्रिपरिषद या सरकार बोल रही है ना? मंत्रिपरिषद या फिर सरकार के द्वारा बोलने पर सदस्यों की नियुक्ति होती है और उनकी संख्या का निर्धारण भी सदस्यों के कहने पर, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के कहने पर होता है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, नोट करिएगा यूपीएससी के बारे में लिखिएगा। इसके इसमें एक सदस्य, इसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति, जिनकी संख्या लिखिएगा, जिनकी संख्या एवं नियुक्ति, जिनकी संख्या एवं नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहां तय वर्ड कहीं बैठ नहीं रहा है, समझ गया लेकिन आप लोग ना? ठीक है, जिनकी तय संख्या या संख्या तय और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आसान सा दिया हुआ है। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, उनमें से जो भी पहले, नोट कर लीजिएगा कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले। कार्य होता क्या है? कार्य क्या होता है?
ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस समझते हैं? ना केवल आईएएस बल्कि आईपीएस, आईआरएस, अखिल भारतीय की भी सर्विसेज होती हैं, ठीक है? आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, मेरी बात समझ आ रही है? इस तरह की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सारे एग्जाम कंडक्ट करवाना, वो सारे एग्जाम कंडक्ट करवाना। अब इंडियन जुडिशरी सर्विस की डिमांड चल रही थी लेकिन अभी तक हुआ नहीं है ना? इंडियन जुडिशरी सर्विस यानी कि न्यायपालिका में भी क्या हो कोई ऐसा, हाँ, ऐसा स्ट्रक्चर बैठे जिससे यूपीएससी कंडक्ट कराए एग्जाम और उससे ही जज बने, है ना? लेकिन अभी तक वैसा नहीं हो पाया है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लिखिएगा जल्दी से, लिख लीजिए, आज तो बहुत गर्मी हो रही है भाई। बोल दीजिए। लिखिएगा, बस लिख लीजिए, बस छोड़ दें 5 मिनट। चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं, आराम आराम से लिखो। अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए, केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन और योग्य अभ्यर्थियों का चयन, और योग्य अभ्यर्थियों का चयन, केवल परीक्षाओं का आयोजन नहीं करा रही है, ठीक है? फाइनल स्टेज तक अभ्यर्थियों के चयन तक साथ में, ठीक है? योग्य अभ्यर्थियों का चयन, योग्य अभ्यर्थियों का चयन। दूसरा नोट करेंगे सरकार को इसके अलावा कौन सा आईएएस अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं अच्छा काम कर रहा है, कौन सा बदमाशी कर रहा है, कौन सा अपना सीनियर की बात नहीं मान रहा है, कौन सा हमेशा क्या कर रहा है, करप्शन कर दे रहा है, कुछ गड़बड़ मामला कर दे रहा है। तो ये सब रिपोर्ट जो है वो यूपीएससी अपने अधिकारियों की रिपोर्ट सब सरकार को सौंपती रहती है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और उसी के अनुसार पदोन्नति मिलेगी, उसी के अनुसार बर्खास्तगी मिल सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो नोट करोगे, लिखो देखो। यूपीएससी सरकार को नियुक्तियों, पदोन्नतियों और स्थानांतरण से संबंधित मामलों पर सलाह देता है। नियुक्तियों, पदोन्नतियों, पद उन्नतियों, समझ गया ना? पदोन्नतियों, पदोन्नतियों और स्थानांतरण संबंधी मामलों पर सलाह देता है, ठीक है? कोई सरकारी सेवा चल रही है लेकिन उसे वहां के आईएएस ऑफिसर, किसी जगह के आईएएस ऑफिसर कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, या देश में कहीं भी आईएएस ऑफिसर जो है उसे कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसे में कोई कार्यवाही की भी मांग कर सकता है। हालांकि करता नहीं है लेकिन कर सकता है। संबंधित मामलों पर सलाह देता है, ठीक है? संबंधित मामलों पर सलाह देता है। अगला नोट करिएगा, अगला नोट करिए, लिखिएगा। यूपीएससी सरकार को सरकारी मामलों में ये सरकारी सेवाओं में अनुशासनात्मक, लिख लेंगे, अनुशासनात्मक कार्रवाई की सलाह देता है, ठीक है? महत्व लिखिएगा, जैसे लिखिएगा सर्वोच्च सरकारी सेवाओं में स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे, स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए योग्य और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों का चयन एवं नियुक्ति, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के चयन और नियुक्ति
एवं नियुक्ति का उत्तरदायित्व संभालता है, ऐसे लिखो, का उत्तरदायित्व उठाता है, संभालता है। समझ में आ गया? आसान है एकदम, ठीक। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसी में दिया है 315 से 323 में लिखा हुआ है कि हर एक राज्य का अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लिखोगे राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। देखो प्रदेश, हर एक प्रदेश में एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है। प्रत्येक प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति या राज्यपाल? राष्ट्रपति या राज्यपाल? अरे राज्य की बात कर रहे हैं, कहाँ है जगह राष्ट्रपति पे जा रहा है? किसके द्वारा? राज्यपाल। चलो, राज्यपाल द्वारा की जाती है। अच्छा, सामने देख नहीं पा रहे इसीलिए तो बोला। अच्छा, बड़ा लोग भी सही आंसर बताए होते हैं। देखो, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, नॉट राष्ट्रपति, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य स्तर पर है ना, तो 28 राज्यों के 28 चेयरमैन राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे तो गलत सूख जाएगा। मेरी बात, सदस्यों की भी नियुक्ति करनी है। ठीक है, राज्यपाल किस लिए रखे हुए हैं? केवल चुगली करने के लिए राज्यों की, है ना? इसलिए रखे हैं क्या राज्यपाल? नहीं ना। चलो देखो, अब ये नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि ये एकदम सेम टू सेम है। जैसा केंद्र में यूपीएससी कर रहा था, वही स्टेट में राज्य लोक सेवा आयोग कर रहा है। ठीक है, चलो अब ये इंपॉर्टेंट लिखोगे, स्टार डालो, यही आएगा एग्जाम में। ठीक है, वित्त आयोग यही आता है, यही आएगा। ठीक है, यही आता है, जो बोलता हूं वही आता है, तो नोट करो स्टार। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम जो भी दोगे उसमें यही दिखेगा। ठीक है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अनुच्छेद 380 लिख लो, बैक अनुच्छेद 380। अरे दिमाग में चल रहा था, 280 सही बात है, अनुच्छेद 280। ठीक है, चलो अब वित्त आयोग का अध्यक्ष और लिखते हैं, लिखोगे संरचना। देखो, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तो एक ही होगा वैसे, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, यानी कुल लोग कितने हो गए? 5। चलो गुड, मैथ अच्छा पड़ेगा तुमको। केवल जीएस में ही पीछे रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, लिखो, हाँ सीसेट निकल जाएगा, इतना कर लिया 1+4 गारंटी। अरे सीसेट में अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, लिखो कार्य। एक मेरा जानने वाला लड़का है, वो आईआरएस से सिलेक्ट हुआ था 2021-22 में, और जब अगले यूपीएससी में बैठा तो सीसेट में फेल हो गया। इतना कठिन आ गया 2022 का सीसेट ना, हाँ इतना कठिन सीसेट आ गया था कि सिलेक्टेड लोग नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं। सिलेक्टेड लोग जो पहले से अधिकारी की रैंक पर है वही नहीं सिलेक्ट हो पाया दोबारा। ठीक है, मतलब कुछ भी सीसेट उल्टा पुल्टा कर देता है कि इसलिए सीसेट को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, एकदम हल्के मत लेना कि अरे जीएस पढ़ लेंगे सीसेट तुक्का मार देंगे। हाँ, मैथ भी रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, हाँ पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन रहेगा थोड़ा सा, तो वो सब स्ट्रॉन्ग करके चलिएगा। इतना ही करना है कि पास होना है, बस उसमें पास ही होना है। ठीक है, लेकिन वही पास करने में ना एकदम इतना कठिन दे देंगे, वो पास करना ही पहाड़ बना देंगे। ठीक है, अरे एक बार एक सीसेट का क्वेश्चन आया था, और मैं मैथ बैकग्राउंड का हूँ, जब उससे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मुझे बड़ा लगता है कि अरे यार क्या पढ़े थे और क्या हो गया, है ना। तो हाँ, वो क्वेश्चन हुआ नहीं। फिर मैं अपने मेरे जानने वाले हैं उनसे मैंने पूछा, पढ़ने में अच्छे हैं वो, तो उन्होंने कहा ये क्वेश्चन है तो IIT जेईई में आया था। मैंने कहा ये क्या, ये मजाक कर रहे हैं लोग, IIT जेईई का क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें।
आईआईटी से ही समझ रहे हो ना? जिस तरह समझ लो, मैथ में से लेकर आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं, वो उसमें का कोई क्वेश्चन दे दिया था उसमें एक बार के सीसैट में, लेकिन आपको जस्ट पास होना है। आप बहुत सारे क्वेश्चन पे ईगो बात करिएगा ना, हमने सारे करने हैं, आपको जस्ट पास होना है उसमें। अच्छे नंबर मतलब ठीक, अच्छे नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, आपको इतना करना है कि पास हो जाओ, ठीक है? चलो सही बोला, जैसे 80 क्वेश्चन आपने 27 करने होते हैं, ठीक है? 27 क्वेश्चन करने रहेंगे आपको इसमें। यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में तो अलग ही सीन है कुछ। देखो कार्य, हेडिंग लिखो कार्य, लिख लिया? देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, जिसके बारे में हमने पहली बात की थी, जो कर केंद्र सरकार द्वारा क्या होगा, कलेक्ट किया जाएगा, जो कर केंद्र सरकार द्वारा ग्रहण किया जाएगा, है ना, बाकी सारे सिटीजन से, उन करों से केंद्र सरकार कितना अपना खर्चा देखेगी, अपनी योजनाएं चलाएगी, और कितना वो राज्यों के बीच में बंटवारा करेगी, आवंटन करेगी। यह डिसीजन नहीं असल में, यह ओपिनियन, यह सिफारिश, यह रिकमेंडेशन, यह सलाह कौन देता है? वित्त आयोग देता है। यह वित्त आयोग के द्वारा दी गई सलाह होती है, जो कि बाध्यकारी नहीं होती है, जो कि चाहे गवर्नमेंट मान सकती है, चाहे ना मान सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नोट करोगे? देखो, केंद्र और राज्यों के बीच में कर विभाजन संबंधी सिफारिश, केंद्र व राज्यों के बीच में कर विभाजन संबंधी सिफारिश, जिससे क्या हुआ, राज्य के पास पैसा देके क्या मिलेगा? भाई मेरे पास पैसा आया, हम तुम्हें क्यों देंगे सर, तभी तो काम करेंगे। हम कह रहे हैं हम तुम्हारे लिए खुद ही हर सामान खरीदेंगे, हम तुम्हें खुद ही पेन, पेंसिल, कटर, रबर, जो भी तुम्हें चाहिए, कपड़ा लत्ता जो भी चाहिए वो देंगे। आवश्यकता हमारी कोई अलग आवश्यकता है। हाँ, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं अलग अलग है, और इसीलिए केंद्र को राज्य की वित्तीय स्वायत्तता, या राज्य को वित्तीय स्वायत्तता देना चाहिए। मेरी बात समझ में? भाई किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को एजुकेशन चाहिए, किसी को एजुकेशन नहीं चाहिए, है ना? अलग अलग राज्यों के अंदर आवश्यकता हो सकती है ना। किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को अच्छे हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, किसी को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किसी को अच्छे रोजगार चाहिए। अलग अलग राज्यों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, और इसीलिए उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय स्वायत्तता केंद्र के रूप से प्रदान की जाती है, करों के माध्यम से, कर विभाजन करके। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो, इससे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता केंद्र सुनिश्चित करता है। इससे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता केंद्र सुनिश्चित करता है। समझ में आ गया? ठीक है। इसके अलावा और करता है, आपने सुना होगा एक वर्ड होता है ग्रांट्स। ग्रांट्स समझते हो? अनुदान। कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर कोई समस्या आ गई, कहीं से कोरोना नहीं गया, कहीं पर पोलियो फैल गया दोबारा से, है ना, या कहीं पर कोई समस्या आ गई, कहीं पर सूखा ही पड़ गया, ठीक है, कहीं पर लोग आपस में ही लड़ लिए, मणिपुर, मैतेई, कुकी, मेरी बात सुनने की नहीं है। कहीं पर दो संप्रदाय जो है वो आपस में ही लड़के दूसरे को मार दे रहे, खत्म कर दे रहे, 50-50 जीरो मतलब पूरा दिन खत्म कर दिया। मेरी बात सुनाई? तो ऐसे राज्यों में जो उनके आपदा काल में, है ना, जो डे टू डे का खर्च है, जो आपने दैनिक खर्च के लिए जो बजट बनाया हुआ है, दैनिक खर्च के लिए जो पैसा बचाया हुआ है, अब वो उससे पूरा नहीं हो सकता, या आपदा काल आ गया, तो ऐसे में या किसी परेशानी के समय में क्या हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हर बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा करे, है ना। ऐसे में क्या कर सकता है, फाइनेंस कमीशन जो है किसी प्रकार के अनुदान की मांग कर सकता है। और कोई जरूरी नहीं कि आपदा हो, बार बार ऐसा हुआ पिछले 10-20 साल में हो सकता है जम्मू कश्मीर में एजुकेशन लेवल इतना खराब हो गया कि आधे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर गुंडागर्दी कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में? तो ऐसे में वहां पर हो सकता है केवल वित्तीय स्वायत्तता देने से काम ना चले, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़े। मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो उसी को क्या बोलते हैं, अनुदान। और इसकी सिफारिश कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो नोट करेंगे, लिखिए, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों की सिफारिश केंद्र से करता है, ठीक है। अनुदानों की सिफारिश
केंद्र से करेगा, है ना। कहे कि भैया आप इसे 10 रुपए देते हो, आप इन्हें बढ़ा दो पैसा 20 रुपए दे दो, इसकी इस राशि के साथ परेशानी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई समस्या तो नहीं है ना? ठीक है, उदाहरण समझ में आ गया तुम लोगों को। ठीक है, अब और लिखोगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है? कितने में तुम्हारी क्लास छोड़नी है? 5:30, अभी है टाइम, थोड़ा सा खींच दे रहे, देर तो नहीं हो रहा आप लोगों को? वैसे भी आप लोगों की छुट्टी है अब तो, है ना, आराम से छुट्टियों के बाद आओगे। लिखो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कितने दिन छुट्टी है जी? सोनल 3 दिन की। चलो संडे भी आ रही है। इतना खुश हो जैसे क्या होता है, जैसे बहुत छोटे बच्चे होते, स्कूल में छुट्टी हो गई, इतनी ज्यादा खुशी हो गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, देखते हैं संवैधानिक आधार, देखिए इसे, है ना, संवैधानिक आधार क्या है? 338B, नोट करिएगा। अनुच्छेद संख्या 338B, अनुच्छेद संख्या 338B, जिसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जिसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सन 2018 में जोड़ा गया है, कॉमा, इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 338B, है ना। कौन सा संविधान संशोधन है? 102वां। कब जोड़ा गया है? 2018, यानी कि अभी से जोड़ा गया है। ठीक है, नोट करिएगा। इसमें क्या होता है? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। नोट करिएगा, लिखिए इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कोई समस्या? ठीक, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। काट लिखिएगा, जैसे नाम से ही बताया आपको, है ना, कि पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का काम है ना। एक चीज लिख लीजिए, क्या सामाजिक और आर्थिक न्याय आपको याद आ रहा है? प्रियम्बल में कितने प्रकार के न्याय थे? 3 प्रकार के। पक्का कि 5 प्रकार के थे? 3 प्रकार। क्या था बताओ? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रियम्बल याद है कुछ? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मेरी बात समझ? तो सामाजिक और आर्थिक न्याय ही असल में पूर्ण किए रखते हैं। राजनीतिक न्याय बस इतना सा होता है कि सभी को समान रूप से अधिकार दे दिए जाए कि वो कोई भी दल अपना बना सके या किसी भी दल का भाग बन सके। क्या मेरी बात क्लियर? इतना ही राजनीतिक अधिकार होता है, राजनीतिक न्याय होता है। वरना मेनली न्याय क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक, जो कि देश में लागू करवाया जा सकता है, और यह उसमें सक्रिय भूमिका निभाती है सामाजिक और आर्थिक न्याय को वंचित वर्गों तक, पिछड़े वर्गों तक पहुंचाने के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जैसे नई नई योजनाएं जो आप सुनते होंगे, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, वो इसी वर्ग की या तो इसी आयोग की या तो सिफारिश के या तो इसी आयोग के चलते की जाती है। क्या मेरी बात क्लियर? चलिए नोट करिएगा, इसे लिखिएगा। पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, और एक ही में लिख लो, है ना, अलग अलग कार्य लिखना है। ये दूसरा पॉइंट डाल लिखोगे, लिख लो, दूसरा पॉइंट लिखो। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार को
केंद्र सरकार को नीतियों और योजनाओं केंद्र सरकार को नहीं, केंद्र सरकार से लिख लीजिएगा, केंद्र सरकार से नीतियों और योजनाओं की सिफारिश करना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, कोई समस्या नहीं है? ठीक है। अब वैसे करता क्या है, महत्व क्या है? सामाजिक न्याय समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कि कई वंचित वर्ग के लोग समाज में हाशिए पर ही ना रह जाएं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से में जोड़ा जा सके, है ना, जिससे न केवल उनका विकास हो बल्कि वह भी देश के विकास में समान रूप से भागीदार बन सके। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, अब इसके महत्व को लिखवा नहीं रहा हूं, समझ गया हो ना? ठीक है, अगले हेडलाइन लोगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, हाँ, शेड्यूल्ड कास्ट कौन सी क्या होती है? अनुसूचित जातियां, नाम तो लिखा हुआ अनुसूचित, कौन सी अनुसूची? किसी अनुसूची में है? नहीं सर। हाँ सर, इसको कहा जाए सर समाज में मतलब जो सबसे लो कॉस्ट मतलब लो और हाँ अरे जो सर एससी वर्ड वहीं से आया, एसटी वर्ड भी वहीं से आया ना। अब बताओ मुझे अनुसूचित जातियां क्या होती हैं? डिफाइन करो, परिभाषित करो, कैसे परिभाषित करोगे? और कृपया करके शब्दों के चयन में थोड़ा समझ का इस्तेमाल करिए, जी सर। है ना? अब बताइए, जो एससी होते हैं एसटी होते हैं। सर ये जो पंखा है यही फैन है, ये आंसर है। वे जातियां जो मतलब आदि मतलब बहुत ही मतलब काफी सालों सर से ऐसी जातियां जो इनके साथ प्राचीन समय में या पहले के सारी समय में कहानियां बता दे रहे हो लेकिन दिमाग नहीं चला रहे हो। अनुसूचित जातियों का वर्णन 6वीं अनुसूची में, मेरी बात नहीं, जो समाज के सबसे दलित वर्ग थे या वंचित वर्ग थे उन्हें 6वीं अनुसूची में जगह दी गई है। उन्हीं वहीं से नाम आया अनुसूचित जाति और वहीं से नाम आया है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचियों में जगह है, अनुसूचियों में उनका नाम दर्ज है, संविधान में उनका नाम दर्ज है भाई कि यह अनुसूचित जनजाति है या अनुसूचित जाति है। इसके लिए हमें अलग स्पेशल मेजर्स अपनाने हैं, कुछ विशेष प्रावधान करने हैं ताकि इनकी भी समाज में भागीदारी बढ़ सके या भी विकास को देख सके, समझ सके। क्या मेरी बात क्लियर है? या जिन्हें अब तक वंचित रखा गया है उन्हें भी मुख्य धारा में जुड़ा सके। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलो लिखोगे। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 338 बी, सॉरी 338 बी तो वो था पिछला वर्ष, 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की संवैधानिक सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के परिप्रेक्ष्य में इस आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, इस आयोग की स्थापना की गई है। ठीक, कैसा है स्ट्रक्चर? जैसा पिछला वर्ग आयोग का था। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यानी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 30 सदस्य। नोट करोगे? देखो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, अब उसका काम में देख लेते हैं, है ना? कार्य क्या है बेसिकली देख लो।
पहला तो क्या है, अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करना। भाई वो लोग अपने अधिकारों के बारे में सचेत नहीं है, जानकार नहीं है, तो उन्हें उनमें अवेयरनेस बढ़ाना है ना, उन्हें अपने अपने अधिकारों जो उन्हें ह्यूमन्स होने की वजह से या सिटीजन्स होने की वजह से, नागरिक होने की वजह से जो उन्हें अधिकार मिले हैं, जो उनके पास मूलभूत अधिकार हैं, उससे उनका परिचय कराना, क्योंकि वह इतने वंचित हैं, इतने सताए गए हैं कि उन्हें अपने मूलभूत अधिकारों के बारे में प्रॉपर जानकारी ही नहीं है ना। तो मेन उद्देश्य तो यही है कि वो अपने अधिकारों के बारे में जाने। नोट करोगे, देखो अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना एवं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना एवं समाज में क्या लिखें इसमें, एवं समाज में उनके अधिकारों से ऐसे वर्गों के सदस्यों का परिचय कराना, ऐसे वर्गों के सदस्यों से परिचय कराना। समझ में आ गया? यानी कि प्रचार प्रसार करना है ह्यूमन राइट्स का, ठीक है, कि केवल आप किसी वर्ग विशेष के हैं या किसी जाति या किसी अन्य चीज से ऐसी चीज से ताल्लुक रखते हैं तो आपके खिलाफ क्या कुछ नहीं हो सकता, आपके खिलाफ किसी का रवैया खराब नहीं हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? उन्हें अपने अधिकारों से परिचय कराना है। इसके अलावा संबंधित नीतियों और योजनाओं में केंद्र सरकार को सलाह देना और राज्य सरकार को सलाह देना। नोट करोगे, लिखो, संबंधित नीतियों और योजनाओं पर केंद्र सरकार को सलाह देना, संबंधित नीतियों एवं योजनाओं पर केंद्र सरकार को सलाह देना, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है संबंधित नीतियों एवं योजनाओं पर केंद्र सरकार को सलाह देना, राज्यों को भी ना। हाँ राज्यों को, लेकिन एक बात समझ लो, ये असल में ये लोग राज्य को नहीं देते हैं, इन्हीं के समकक्ष एक स्टेट बनता है ना, हाँ स्टेट का बनता है, वो देता है असल। क्या बात क्लियर है? चलो ठीक है भैया, समझ में आ गया? इस दैवीय क्षण को पहले थोड़ा देर महसूस करो, यह पल कल होना। मेरी बात सुने, ऐसा पंखे का आनंद ले, नोट कर लिया इतना? चलो देखोगे आगे। महत्व तो क्या है, हाँ ये बहुत जरूरी है, ये नोट करोगे, मेन इसका काम यही होता है। लिखो राष्ट्रपति के समक्ष अनुसूचित जातियों की लिख लीजिएगा, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक परिस्थिति, और आर्थिक स्थिति लिख लो, आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करना और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? महत्व एक बार देख लेते हैं, आसान सा है भाई। अधिकारों की बात हो रही है, अधिकार, उसका प्रचार प्रसार और उसकी सुरक्षा, है ना। ज्यादा से ज्यादा जो इस तरह के वंचित वर्ग के लोग हैं उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देना, है ना। रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपना कि उनके साथ जो योजनाएं बनाई गई है, लेटर सपोज कोई योजना केंद्र सरकार से बनी हुई है, तो क्या उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा है अभी तक, क्या उसका रिजल्ट अभी तक कोई खास नहीं आया है, क्या कोई नई योजना की जरूरत है? ठीक है, चलो
अब NCST का दिया हुआ एकदम सेम तरीके से दिया हुआ है, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, करवा दे आपको। बस एक चीज का अंतर है, 338 किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और इसके अलावा 338 किसके लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, और 338B किसके लिए? पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, याद रहेगा? एकदम सेम तरह की चीजें एक बार पढ़ लीजिएगा। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, विधायी निकाय है। अब ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हटा लिए, फिर से कर ले रहे हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकायों के समान दर्जा प्राप्त है। क्या संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है? कौन से आर्टिकल में? तो देखना पड़ेगा, मुझे तो नहीं आता है क्या एनआरसी के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, वो तो चीज दिख रही है, और बाकी चीज समान दर्जा प्राप्त है नहीं लिखेंगे, ऐसे मत लिखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, आपको ये PDF आज चली जाएगी, आराम से आके पढ़िएगा। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रह गई हैं, जिसे आप 3 दिन की छुट्टियों में अच्छे से पढ़ लेंगे। PDF आपको अच्छे से सेट कर दी जाएगी। जो भी दिया हुआ है उसी के अंदर से आपको 50-40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उतना आप सॉल्व कर लेंगे तो बस आपका उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ आ गया? हाँ हाँ, इसे भी करना, इसे भी देंगे। ठीक है, इसके 40-50 क्वेश्चन देंगे आपको, कर लीजिएगा। ठीक है, बस अब मेरे ओर से एंड है क्लास, है ना। अब मैं शायद आपकी क्लास 1 क्लास और लूँगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल लैंड RPA। ठीक है, हाँ बोलिए। टैग कैसे बनते हैं? कौन सा ऊपर क्या देना पड़ता है? क्या चीज़? टैग कैसे बनते हैं? क्या कैसे बनते हैं? पेपर वगैरह। वैसे तो राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, IAS ऑफिसर ही बनते हैं फाइनली, है ना। IAS ऑफिसर जो होते हैं सीनियर मोस्ट ऑफिसर, सचिव वगैरह, है ना, जो हाँ अपने पदों में अच्छा, पदोन्नति अच्छी हो गई है और अच्छा कार्य कर रहे हो तो कैग बन सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा कार्य हो रहा है तो बार बार राष्ट्रपति की निगाह में जाएगा, UPSC की निगाह में जाएगा, तो रिकमेंडेशन सिफारिश होती रहती है। ठीक है, चलो, हाँ हाँ।